हेलो दोस्तों, आज हम 2018 का टीजीटी हिंदी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आओ देखते हैं 91 क्वेश्चन से। अनुस्वार के संबंध में कौन सा विकल्प उपयुक्त नहीं है? तो इसमें दिया है कि अनुस्वार का उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। तो आगे आने वाले व्यंजन से तो प्रभावित होता ही है, क्योंकि अनुस्वार होता ही है अपने वर्ग का। जो 5वां अक्षर उसका अनुस्वार बनता है, जैसे कै वर्ग है तो उसका अड़ होगा, और च वर्ग है तो यह हो जाएगा। तो पंचम वर्ण अपने वर्ग का होता है अनुस्वार। तो ये तो बात ठीक है। अनुस्वार नासिक के व्यंजन होता है। हाँ, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। और अनुस्वार की ये बिंदी होती है एक, जहाँ पे ये दोनों चीज होती है ना, वो तो अनुनासिक होता है। तो अनुस्वार में तो ये नहीं होता ना चंद्र बिंदु। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना, जो इसमें उचित विकल्प नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे ठीक है। 92 देखेंगे कि झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है। तो झांसी की रानी का तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, क्योंकि इसमें इतिहास से संबंधित घटना है ना झांसी की रानी की। तो अगला हम देखेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो ये कौन सा अलंकार है, ये हमने बताना है इसमें। तो इसमें श्लेषण के अलंकार है। ये श्लेषण अलंकार का उदाहरण हमेशा देते ही हैं। पेपर ये 2018 का इजी आया है, बल्कि इसका जो कॉमन सेशन है ना वो बहुत मुश्किल आया है। ये सब्जेक्ट वाला तो बहुत इजी है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथात्मक पुस्तक का रचनाकार कौन है, ये बताना। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये 4 भागों में है। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? तो वे मानव थे। नहीं, मानव तो थे, लेकिन ये तो इसका वो नहीं होगी विशेषता। वे मानव के बीच नहीं रहते थे, ये भी नहीं होगा। उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात कही। तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फिल्म बनी, ये बताना हमने। 96 का देखेंगे हम। कल्याणी, त्यागपत्र, सुनीता या परख। तो इसमें उन्हें मिली थी त्यागपत्र पर फिल्म बनी थी उनकी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो छायावाद में तो प्रकृति का वर्णन है, यही इसकी विशेषता है। प्रकृति का मानवीकरण है इसमें, जो इनमें से दी है चारों में से, उसमें तो यही होगी। मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। नाइन हम देखेंगे, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो ये महादेवी वर्मा की है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है? तो छायावाद के 4 स्तंभ हमने पढ़े हैं। जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत है, और एक महाप्राण निराला भी इसके हैं। तो मैथिली शरण गुप्त तो द्विवेदी युग में आएगा, यही इसका संगत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये गलत है। मैथिली शरण गुप्त ये छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है, ये द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि होगा। प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? तो ये इनकी प्रसिद्ध एक महाकाव्य है इनका, ये कामायनी, इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अशोक का फूल निबंध किसका? अशोक का फूल, शिरीष का फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये सारी प्रसिद्ध बातें किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? तो छायावाद में प्रकृति चित्रण भी था, दार्शनिकता भी थी, प्रेम वर्णन भी था, लेकिन रस की प्रधानता ये इसका गुण नहीं था। रस की प्रधानता किसमें थी? आदिकाल में देखने को मिलती है रस की प्रधानता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आंचलिक उपन्यासों और उनके लेखकों का मिलान करना है। तो बलचनवा किसका है? बलचनवा तो नागार्जुन का है जी।
और प्रतिप्रकथा ये है फणीश्वर नाथ रेणु का, और टोपी शुक्ला ये राई मसूम रजा का है। लेकिन करिए छिम्मा ये तो कभी हमने शैलेश मटियाणी का पढ़ा नहीं, फिर भी देखते हैं। ए का 3, तो ए का 3 पहले में ही है, और बी का 1, सी का ये, तो ऐसे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ त्रुटि लग रही है, क्योंकि ये कहीं नहीं पढ़ा करिए छिम्मा उपन्यास। निम्नलिखित वाक्य रचना की दृष्टि से किस वेद के अंतर्गत आएगा? जो नीचे लिखा, जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी बरकत करते हैं। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी वर्णी। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाता है। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है ना, वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। आगे हम देखेंगे अपना 106 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य बताना है। मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। तो इसमें से प्रधान उपवाक्य बताना हमने, तो इसमें प्रधान उपवाक्य क्या हो जाएगा? मेरा यह सोचना सही निकला। 107 हम देखेंगे, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लग के नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो आरंभ में जो लगते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो तो उपसर्ग होते हैं, मूल शब्द के जो आगे लगते हैं, और पीछे लगते हैं ना, वो प्रत्यय होते हैं। निर्गुण भक्त कवि नहीं है। तो निर्गुण भक्त में रैदास भी है, और दादू भी निर्गुण भगत है, और कबीरदास भी है। लेकिन इसमें कौन नहीं है? तो इसमें रामानुजाचार्य ये निर्गुण भक्त कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। तो इसमें कौन सा पदबंध है ये बताना है 109 में। तो ये संज्ञा पदबंध है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है? तो संयुक्त क्रिया बाकी 3 में तो है, देख लेते हैं पढ़ के। तुमने तो मार डाला 110 नंबर में हम देखेंगे, तो इसमें है संयुक्त क्रिया है। इसमें तुम दूध पी लेना ये भी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, और खाना खा लिया ये भी है। लेकिन पढ़ाई कर चुके, इसमें तो एक ही क्रिया हो रही है ना, पढ़ाई करना। तो यहाँ पे नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 111 हम देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित है? तो सुमित्रानंदन पंत अभी आगे पहले एक प्रश्न में आ ही चुका हमारे पास। तो ये छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक है, तो छायावाद से ही संबंधित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सा शोक गीत लिखा था? ये सरोज स्मृति लिखा था उन्होंने अपनी पुत्री की याद में। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास, और इसका पुराना नाम है ब्रजांगना विलाप, और किसका? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय योद्ध का है। आधुनिक भारतीय का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर अंधा युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक युग, तो ये अंधा युग की कहानी है धर्मवीर भारती का, उसमें ही है ये। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, ये तो है मोहन राकेश की रचना है। और सकंद गुप्त, चंद्रगुप्त ये जयशंकर प्रसाद की हैं। 115 में देखेंगे, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी? तो कल भी आया था ये प्रश्न, 2019 का जब करवा रहे थे ना, उसमें भी सेम प्रश्न रिपीट हुआ था। ये प्रेमचंद की है, और ये अमृत राय ने लिखी है। बाकी देखा जाए ना, तो इस पेपर में, तो इस पेपर से 2019 वाले में बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। ये तो यहाँ पे 4-5 प्रश्न ऐसे लग रहे हैं जैसे सेम टू सेम यहाँ से उठा के उसमें दे दिए। शेर शिवा ने अफजल गज को पल भर में किया पराजित। तो यहाँ पे है ना, शिवा को शेर के समान बताया गया, उसका लक्षण कि वो शेर की तरह बहादुर है, तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। इलाज चंद्र जोशी का उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इलाज चंद्र जोशी का जहाज का पंछी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। आधे अधूरे नाटक का रचनाकार कौन है? तो अभी पीछे मैं बता ही रही थी, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश के हैं।
आजकल मौसम बदलने लगा, तो इसमें रेखांकित पद का परिचय देना है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है, ये क्रिया की विशेषता है ये। वह तो घर खालिस्तान बैठा था, तो यहाँ पे इसमें भरना है कौन सा अव्यय का कौन सा भेद भरा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कि भीतर बैठा था, और संबंध बोधक अव्यय। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये 4-5% ऐसे हैं 2019 में सेम टू सेम आए, तो आप यहाँ पढ़ लो या वहाँ पढ़ लो, ये पक्के ही हो जाएंगे आपको। आतंकवाद का मुकाबला नहीं है। क्या नहीं आतंकवाद का मुकाबला, ये बाएं हाथ का खेल नहीं है। विसलदेव रासो की रचना किसने की थी? तो विसलदेव रासो की रचना किसने की थी? ये चंद्रबरदाई ने, इसने नरपति नाले ने की थी। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। जगनिक का क्या परमाल रासो है, दलपति विजय की खुमान रासो है। अत्यधिक का संधि विच्छेद बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अति प्लस अधिक, अत्यधिक, ऑप्शन नंबर सी। 124 को हम देखेंगे, सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? तो सूफी काव्य धारा के पहले कवि तो मुल्ला दाऊद है, और इनकी रचना का नाम चंदायन है। मलिक मोहम्मद की रचना है ये पद्मावत। कुतुबुद्दीन क्या किसकी है? ये मृगावती। कुतुबुद्दीन मंजन की मृगावती है, और कुतुबुद्दीन की कौन सी रचना है? मधुमालती। नहीं, उल्टा बता दिया मैंने, मंजन की मधुमालती है और कुतुबुद्दीन की मृगावती है। सिद्ध कवि सरप्पा की रचना का नाम बताना है इसमें। तो सिद्ध कवि जो सरप्पा है, इनकी 2 आकोश है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि बतानी है। तो इसमें हिंदी साहित्य की जो सर्वोच्च उपाधि है ना, वो साहित्य वाचस्पति है, जो प्रयाग द्वारा दी जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम बताना है। तो इनके बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ डुबे। और वैद्यनाथ मिश्र किसके बचपन का नाम था? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्रेमचंद ने सन 1930 में किस पत्रिका का आरंभ किया था? तो 1930 में प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का आरंभ किया था। महाप्राण विशेषण किस कवि के लिए प्रदान किया जाता है? अभी ये 4 स्तंभ बता रहे थे छायावाद के, तब मैंने बताया था महाप्राण निराला। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयोग किया जाता है महाप्राण। और इनको महाप्राण की उपाधि क्यों दी गई है? क्योंकि इनकी जो कविता पढ़ेंगे ना हम, जैसे राम की शक्ति पूजा है, सरोज समृद्धि, तो उनमें इन्होंने महाप्राण वर्णों का ज्यादा प्रयोग किया है, इसलिए इनको महाप्राण विशेषण की उपाधि इनकी कविताओं को या इनको ही दी गई है। इनमें से एक धूमिल की रचना नहीं है, वो बतानी है हमने। 130 में हम देखेंगे, तो इसमें से ये कल सुनना मुझे, ये तो धूमिल की है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र भी है, और संसद से सड़क तक भी है, लेकिन इसमें भूरी भूरी खाक धूली है, इनकी रचना नहीं है। रानी केतकी की कहानी किसकी लिखी हुई है? तो रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंसाअल्लाह खां की है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 131 हो गया। अब 132 में हम अपना देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए या तो प्रिय प्रवास हरियुद्ध का, लेकिन इसका पहला प्रयोग किसने किया था वो पूछा जाए तो अमीर खुसरो इसका सही आंसर होगा। हमने बहुत जल्दी जल्दी ये डिस्कस कर लिए हैं। हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्राधार कौन थे? हिंदी शब्द हमें कहाँ से मिला था ये उस समय के बताना है, तो ये फारस के मुसलमानों से मिला था। बघेली किस हिंदी की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की है बघेली। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? 135 का हम देखेंगे, तो 149 में इसको स्वीकार किया गया था। इंदुमती के रचनाकार हैं।
इंदुमती किसके द्वारा लिखी गई है? 136 का हम देखेंगे। ये इसको पहले वो भी माना है कईयों ने इंदुमती को, तो ये किशोरी लाल गोस्वामी की है। हिंदी की प्रथम प्रकाशित पत्रिका बतानी है। उद्दंत मार्तंड है, और कल क्या है 30 मई, तो 30 मई से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। गा कोकिला बरसा पावक कण, यह पंक्ति किन की है? 138 में हम देखेंगे तो ये सुमित्रानंदन पंत की प्रकृति, और सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकृति की रचनाओं का वर्णन, इन्होंने प्रकृति का वर्णन अपनी रचनाओं में बहुत किया है। अब देखो 139 में देखेंगे, बीजक नामक ग्रंथ के संपादक कौन थे? कबीरदास थे। देखो देखते ही बीजक हम सीधा कबीरदास पे लगा देते हैं, लेकिन इस ग्रंथ का संपादक पूछा है तो इन्होंने तो कहा है मसी कागज छुयो नहीं कलम गया ना, तो ये संपादक कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पे धर्मदास इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका शिष्य था धर्मदास, इन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन किया था। 140 में देखेंगे, कौन सा शासक दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित था? तो दादू किसके समकालीन थे? अकबर के, तो वही इनके उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित थे। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? केशव को कठिन काव्य का प्रेत यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और केशव ये रीतिकालीन कवि है, इन्होंने एक रात में ही रामचंद्रिका लिख दी थी, तो इसलिए इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इनके लिए ये भी कहा था कि इन्हें तो कवि हृदय ही नहीं मिला था, कि इतनी बड़ी बड़ी घटना सारी जो इन्होंने रामचंद्रिका की एक ही रात में पूरी कर दी, तो घटनाओं का क्रम इनमें सही से नहीं है, तो वो फीलिंग नहीं आ पाती जो रामचरितमानस को पढ़ के आती है। इन्होंने बस ऐसे अपना छंद का वो दिखाने में, छंदों का प्रयोग बहुत करते थे ये, तो अपने वो मानता दिखाने के लिए एक रात में पूरी कर दी, तो इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा। इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं वो बतानी हमें। तो करुणालय ये जयशंकर प्रसाद की है, ये इनकी नहीं है, गीति नाट्य है ये। 142 का बी। 143 में हम देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता नहीं हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार तो इनमें से ये राजेंद्र यादव को नहीं मिला था, बाकी सबको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा किसे कह के पुकारा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा है माखनलाल चतुर्वेदी। इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक में शामिल नहीं है? तो इसमें तीसरे सप्तक में मुक्तिबोध शामिल नहीं है। 145 में हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नागरी जागरण पर लिखी महादेवी वर्मा की किताब है। तो नारी के जागरण पे जो इन्होंने लिखी है ना, वो श्रृंखला की कड़ियां है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोहन राकेश की इन कृतियों में नाटक नहीं है। तो मोहन राकेश के नाटक मैंने कई बार बता दिए, 2 दिन से ये पेपर में आ ही रहा है। तो इसमें आधे अधूरे भी है, आषाढ़ का एक दिन भी है, और लहरों के राजहंस भी है, लेकिन अंधेरे बंद कमरे ये नहीं है इनका नाटक। आषाढ़ का एक दिन में इन्होंने कालिदास के जीवन पे बनाया है, और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। आवारा मसीहा किन की जीवनी पर आधारित है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है आवारा मसीहा। समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त एवं महत्वपूर्ण है, यह किसका कथन है? तो 149 में हम देखेंगे ना, तो ये उन्हीं का कथन है जिनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है कि समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त एवं महत्वपूर्ण है। एक दीपक जब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक कि स्वयं न जलता रहे। कोई खुद जलता होगा तो उसी से तो दूसरे को लो लेते, एक दीपक से दूसरे को। तो ये विचार किन के थे? तो ये विचार थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के।
तो हमने आज 20 मिनट में ये अपने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना, और आगे की वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, क्या मैं टॉपिक वाइज आपको साहित्य करवाऊं या व्याकरण कराऊं, तो अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।